स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके लाई हूँ फिर से करंट अफेयर्स की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो मैं सीरीज़ आपके लिए लोगों के लिए लाती रहती हूँ। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आरबीआई एमपीसी फरवरी 2026 में रेपो रेट कितना रखा गया? कितना रखा गया रेपो रेट आरबीआई एमपीसी फरवरी 2026 में? तो वो रखा गया 5.25 5.25% रखा गया आपका रेपो रेट। ये रेपो रेट कोई बदलाव नहीं है, पहले भी इतना ही था, अब भी इतना ही है। जो रिवर्स रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट कितना रखा गया आपका? 3.35%। कितना है? 3.35%। एमएसएफ कितना रखा गया? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। कौन सा? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। एमएसएफ कितना रखा गया आपका? 5.50%, 5.5%। और जो एसडीएफ है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट, वो रखा गया आपका 5%। कितना? 5%। समिति ने न्यूट्रल रुख को बरकरार रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, आरबीआई एमपीसी फरवरी 2026 में किस प्रकार की मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंस बनाए रखी गई? किस प्रकार की मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंस बनाए रखी गई? तो वो बनाए रखी गई न्यूट्रल। कैसी? न्यूट्रल रुख, न्यूट्रल स्टैंस को बरकरार रखा है। क्या है न्यूट्रल रुख का अर्थ? क्या होता है न्यूट्रल रुख का मतलब? क्या होता है? लचीलापन। न्यूट्रल रुख का मतलब है कि भविष्य में आने वाली आर्थिक आंकड़ों के आधार पर आरबीआई ब्याज दरों को बढ़ाने या घटाने दोनों के लिए स्वतंत्र है। कि उन्होंने ये नहीं कहा कि इतना ही रखा जाएगा, जैसे रेपो रेट है कि वो 5.25% ही होगा। अगर कुछ महंगाई हुई या कुछ भी आर्थिक संकट आया तो उसे घटाया बढ़ाया जा सकता है, तो ये लचीलापन है। उसके बाद डेटा आधारित निर्णय। गवर्नर संजय मल्होत्रा, जो भाई आपके लिए ये क्वेश्चन में सकता है कि आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो आरबीआई के आपके गवर्नर है संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा ने संकेत दिया कि समिति भविष्य की स्थिति को देखते हुए कदम उठाएगी और किसी एक दिशा के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। कि वो बढ़ोतरी भी कर सकती है और कटौती भी कर सकती है, वो प्रतिबद्ध नहीं है। यह रुख क्यों चुना गया? आरबीआई का मानना है कि पिछले वर्ष 2025 में की गई 125 आधार अंकों की कटौती के बाद अब दरों को स्थिर रखकर उनके प्रभाव का आकलन करना ज़रूरी है। भाई जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन फिलहाल आरबीआई के संतोषजनक दायरे में है। कितना है आपका इन्फ्लेशन? कितना है इन्फ्लेशन? आपका है 4%। आपका एक क्वेश्चन में सकता है इन्फ्लेशन कितना है? इन्फ्लेशन आपका 4% है, इसलिए फिलहाल आक्रामक रुख अपनाने की ज़रूरत नहीं समझी गई। हर वित्त वर्ष 2026 के लिए जीडीपी विकास दर का अनुमान 7.4% रखा गया है। कितना? 7.4%। ये क्वेश्चन भी आपका कर सकता है कि वित्त वर्ष 2026 के लिए जीडीपी विकास दर का अनुमान कितना है? तो वह आपका 7.4%, जो अर्थव्यवस्था की मजबूती को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, आरबीआई एमपीसी की 59वीं बैठक कब आयोजित की गई? कब आयोजित की गई है 59वीं बैठक जिसमें ये सारे निर्णय लिए गए? वो की गई 4 फरवरी से 6 फरवरी। कब? 4 फरवरी से 6 फरवरी के बीच की गई थी। इस बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? इस बैठक की अध्यक्षता की थी आपकी आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने। बैठक के जो परिणाम थे वो ऐसे थे कि आपका जो रेपो रेट था वो आपको 5.25% पर बरकरार रखा गया। रुख क्या था? स्टैंस क्या था? न्यूट्रल बनाए रखा गया। जो आपका वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जो सीपीआई मुद्रास्फीति, सीपीआई इन्फ्लेशन का अनुमान कितना रखा गया आपका? 2.1%। और विकास दर वित्त वर्ष 2026 के लिए जो वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान कितना रखा गया आपका? 7.4% लगाया गया कि आपका जीडीपी वृद्धि हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? कौन सा इंडेक्स में करप्शन परसेप्शन भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो वो रहा आपका डेनमार्क। कौन सा? डेनमार्क। डेनमार्क ने 89, कितना स्कोर था उसका स्कोर था 89, 89वें स्कोर के साथ अपना पहला स्थान बरकरार रखा। डेनमार्क के बाद आपका फिनलैंड हो गया और फिनलैंड के बाद आपका सिंगापुर हो गया। तो सबसे पहले आपका डेनमार्क, फिर आपका फिनलैंड और उसके बाद है आपका सिंगापुर। भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है। भारत 91वें स्थान पर रहा। भारत कौन से स्थान पर है? भारत है आपका 91 जगह पर। कौन सा? 91 जगह पर। पिछली बार यह 96 स्थान पर था जिसका स्कोर 39 है।
दक्षिण सूडान और सोमालिया इस सूचकांक में सबसे नीचे है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या रही? अभी क्या रही भारत की रैंक? वो रही आपकी 91। कौन सी रही? 91। स्कोर 39 है, 100 में से आपका 39 नंबर मिलेंगे इसको। वर्ष पिछले वर्ष 2024 की तुलना में भारत की स्थिति से 5 स्थानों सुधार हुआ है, जहां भारत 96वें स्थान पर था। रिपोर्ट के अनुसार भारत में डिजिटलीकरण और कुछ प्रशासनिक सुधारों ने भ्रष्टाचार को रोकने में मदद की है। हालांकि सरकारी कामकाज में पारदर्शिता की कमी और विलोबर्स की सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में अभी भी बड़ी चुनौती का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 का वैश्विक औसत स्कोर कितना रहा? वैश्विक औसत स्कोर आपका करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 में तो हो रहा 42। कौन सा? 42। यह स्कोर पिछले एक दशक में सबसे कम स्तर पर पहुंच गया है, जो दुनिया भर में भ्रष्टाचार नियंत्रण के प्रयासों में आ रही गिरावट की स्थिरता को दर्शाता है कि केवल 42वां आपका रहा। नेक्स्ट, वैश्विक औसत गिरकर आपका 42 पर आ गया है, जो यह संकेत देता है कि अधिकांश देश सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार को प्रभावी ढंग से रोकने में संघर्ष कर रहे हैं। डेनमार्क है, डेनमार्क सबसे बाद का है आपका, फिर है आपका भारत आपका अच्छा है, 39 स्कोर मिला है उसे 91 स्थान पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यूपीआई वर्तमान में कितने देशों में संचालित हो रहा है? कितने देशों में संचालित हो रहा है यूपीआई वर्तमान में? तो वो हो रहा है 8 देशों में। कितने देशों में? 8 देशों में। 7 से 8 देशों में यूपीआई आपका चल रहा है। कौन कौन से देश आते हैं? इसमें आता है आपका भूटान। ये 2021 में यूपीआई को अपनाने वाला पहला जो विदेशी देश बना वो बना आपका भूटान। इसने कब अपनाया था यूपीआई को? 2021 में इसने अपना लिया था। फिर आता है नेपाल। कौन सा? नेपाल में यूपीआई के माध्यम से मर्चेंट भुगतान की सुविधा पूरी तरह से उपलब्ध है। और फिर आता है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड अरब स्टेट्स। यहाँ टर्मिनलों के माध्यम से यूपीआई भुगतान स्वीकार किया जाता है। फिर आपका सिंगापुर आ गया, फिर आपका मॉरिशस आ गया, और फिर आपका श्रीलंका आ गया, फिर आपका फ्रांस आ गया, और फिर आपका साइप्रस आ गया। मलेशिया, ओमान और कतर जैसे देशों में भी यूपीआई सेवाओं की साझेदारी पूरी हो चुकी है, और यहाँ सीमित या विशेष मर्चेंट्स पर इसका उपयोग शुरू हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, भारत का पहला एंटी ड्रोन सिस्टम किस पोर्ट पर लगाया गया? किस पोर्ट पर लगाया गया भारत का पहली एंटी ड्रोन सिस्टम? तो वो लगाया गया वीओसी पोर्ट पर। कौन से पोर्ट पर? वीओसी पोर्ट पर। वीओ विदम्बरार पोर्ट अथॉरिटी पर लगाया गया है, जिसे पहले तूतीकोरिन पोर्ट के नाम से जाना जाता था। पहले ना क्या नाम था इसका पोर्ट का? पहले इसका नाम था तूतीकोरिन पोर्ट। यह तमिलनाडु के थूथुकुडी में स्थित है। इस प्रणाली के कार्यान्वयन की शुरुआत फरवरी 2026 में की गई, जिससे यह सुरक्षा तकनीक अपनाने वाला पहला बंदरगाह बन गया। यह रेडियो फ्रिक्वेंसी और रडार पर आधारित एक एकीकृत डिटेक्शन और जैमिंग सिस्टम है। यह बंदरगाह को 360 डिग्री सुरक्षा प्रदान करता है और 5 किलोमीटर तक की सीमा में अनाधिकृत ड्रोन का पता लगाकर उन्हें निष्क्रिय कर सकता है। यह सिस्टम यह रणनीतिक संपत्तियों, कर्मियों और समुद्र संचालन को हवाई खतरों से सुरक्षित रखना इसका उद्देश्य है। इस प्रोजेक्ट के लिए पोर्ट अथॉरिटी ने भारत सरकार के उद्यम सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के लिए साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वाइट रिवॉल्यूशन 2.0 का उद्देश्य क्या है? किसका? वाइट रिवॉल्यूशन 2.0 का। तो इसका उद्देश्य है आपका दूध उत्पादन में वृद्धि। क्या है? दूध उत्पादन में वृद्धि। इसे भारत सरकार द्वारा मुख्य रूप से सहकारी समितियों का गठन करना है। और क्या क्या उद्देश्य हैं इसके वाइट रिवॉल्यूशन 2.0 के? तो महिला सशक्तिकरण है, सरकार सहकारी नेटवर्क का विस्तार है, पशुओं की उत्पादकता और नस्ल सुधार है, रोजगार सृजन और आय में वृद्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स सितंबर 2025 कितना रहा? डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स सितंबर 2025 तो वो रहा
तो वो रहा आपका 516.76। कितना रहा? 516.76। यह मार्च 2025 के सूचकांक की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है, क्योंकि 2025 में आपका कितना था? 2025 में आपका था यह मार्च 2025 में आपका था 493.22 और सितंबर 2025 में हो गया 516.76। आधार वर्ष मार्च 18 को 100। वृद्धि के क्या कारक हैं इसके? पेमेंट परफॉर्मेंस, डिजिटल लेन देन की बढ़ती संख्या और मूल्य, इंटरनेट, मोबाइल और अन्य बुनियादी सुविधाओं का विस्तार, ये वृद्धि का कारण है। जो RBI DPI के जो 5 प्रमुख स्तंभ कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है पेमेंट परफॉर्मेंस, जिसका वेटेज है 45%। दूसरा होता है पेमेंट इनेबलर्स, जिसका वेटेज है 25%। पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसका आपका जो वेटेज है वो आपका 15%। पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपका डिमांड साइड, इसका वेटेज है आपका 10%। और कंज्यूमर सेंट्रिसिटी, जिसका वेटेज है आपका 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या रही नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में? तो वो रही 45वीं। कौन सी? 45वीं। भारत ने अपनी स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार करते हुए 2024 की तुलना में 4 स्थानों की छलांग लगाई है, क्योंकि जो 2024 में जो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में जो भारत की रैंक थी वो थी आपकी 49वीं। कौन सी? 49। भारत ने कई विशेष संकेतकों में दुनिया भर में पहला स्थान हासिल किया है। और कहाँ पर? दूरसंचार सेवाओं में वार्षिक निवेश, AI वैज्ञानिक प्रकाशन में, ICT सेवा निर्यात में, ई-कॉमर्स कानून में भारत ने पहला स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, U19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का विजेता कौन बना? ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का विजेता, तो वो बना आपका इंडिया। कौन? भारत। जिम्बाब्वे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब में 6 फरवरी 2026 को खेले गए फाइनल मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को 100 रनों से हराकर रिकॉर्ड 6ठी बार यह खिताब अपने नाम किया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवरों में 411 का विशाल स्कोर बनाया, जो अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर है। जवाब में इंग्लैंड की टीम 40 ओवरों में 311 रनों पर सिमट गई। 14 वर्षीय भारतीय सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी मैच के असली हीरो रहे। उन्होंने मात्र 80 गेंदों में 175 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें 15 छक्के शामिल थे। भारतीय टीम का जो नेतृत्व किया वो नेतृत्व किया आपका आयुष मात्रे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अग्नि 3 मिसाइल का परीक्षण कहाँ से किया गया? तो वो किया गया उड़ीसा से। कहाँ पर? ओडिशा से। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 3 का सफल परीक्षण 6 फरवरी 2026 को ओडिशा के तट पर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज, कहाँ पर? इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ITR, कहाँ पर? ITR चांदीपुर से किया गया। कहाँ पर? चांदीपुर से किया गया। यह परीक्षण सामरिक बल कमान द्वारा एक नियमित उपयोगकर्ता परीक्षण अभ्यास के रूप में आयोजित किया गया था। क्या क्या विशेषताएं हैं इस अग्नि 3 मिसाइल की? मध्यम से लंबी दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली ये बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी जो रेंज है वो है आपकी 3000 से 3500 किलोमीटर से अधिक है। यह लगभग 1.5 टन वजन के, कितना वजन है इसका? इसका है 1.5 टन वजन के पारंपरिक और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, चंद्रयान 4 के लिए कौन सा लैंडिंग साइट चुना गया? कौन सा लैंडिंग साइट चुना गया चंद्रयान 4 के लिए? तो वो चुना गया मोन्स माउंटेन। कौन सा? मोस माउंटेन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चंद्रयान 4 के लिए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास मोस माउंटेन क्षेत्र को लैंडिंग साइट के रूप में चुना है। फरवरी 2026 में जारी आधिकारिक जानकारी के अनुसार इस क्षेत्र में विशेष रूप से MM4 नामक साइट को सबसे उपयुक्त माना गया है। क्या है इस साइट की मुख्य विशेषता? चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव पर यह साइट
उतरेगी। MM4 साइट पर खसों जैसे बड़े बड़े गड्ढे हो गए, पत्थर हो गए, का प्रतिशत सबसे कम है। यहाँ की ढलान औसतन 5 डिग्री है। कितनी है? मात्र 5 डिग्री यहाँ की औसतन जो ढलान है, जो सुरक्षित लैंडिंग के लिए आपकी आदर्श है। यह स्थान लगभग 5334, कितना ऊंचा है ये 5334 मीटर की औसत ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ लगभग 10-11-12 दिनों तक निरंतर सूर्य का प्रकाश रहता है, जो सौर ऊर्जा संचालित उपकरणों के लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ग्लोबल AI वाइब्रेंसी रैंकिंग 2025 में भारत का स्थान क्या रहा भारत का स्थान? तो वो रहा आपका तीसरा। कितना? तीसरा। जो सबसे पहले है वो है आपका अमेरिका, और फिर दूसरा है आपका चीन। कौन सा? अमेरिका, चीन, उसके बाद आपका भारत। भारत ने इस रैंकिंग में यूनाइटेड किंगडम, जो UK हो गए, दक्षिण कोरिया हो गया, जर्मनी हो गया और जापान हो गया, को पीछे छोड़ दिया है। क्या कारण है भारत की सफलता के मुख्य कारण? वो है आपका AI टैलेंट। भारत AI टैलेंट अधिग्रहण में दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। यहाँ की वार्षिक हायरिंग जो लगभग है वो आपकी कितनी है? 33% है।